हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि विज्ञान पढ़ेंगे। और विज्ञान में कौन सा भाग है? तो ये रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान में धातु और धातु एक पाठ का नाम है, तो वही हम लोग पढ़ रहेंगे, मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। और जैसे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये सभी है, तो प्रीवियस ईयर में पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि देखिए, एक वो वाला वीडियो बना रहे थे तो उसमें बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा था ना, तो इसीलिए उसको बंद कर दिए। उसके बाद आज हम लोग पढ़ रहे हैं आगे, उस मतलब कि जितना भी क्वेश्चन टाइपिंग किया गया है ना, वो सभी हम लोग कर लेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग पढ़े हैं 33 क्वेश्चन, इसमें भी 33 क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद और क्वेश्चन मिलेगा ना, तो और क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट आएगा। अभी तो क्वेश्चन नहीं मिला है, 33 और 66 क्वेश्चन मिला है हमको। उसके बाद और मिलेगा, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा तो हम और ला देंगे, नहीं मिल लगेगा तो उसके बाद अगला पार्ट में चले जाएंगे। तो चलिए आज हम खोजेंगे जाकर के क्वेश्चन। इसके बाद एक बात जान लीजिए ना कि जैसे कि आप लोग कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पर अपने आप लोग देखिएगा कि वहाँ पर डिस्क्रिप्शन खोलते ही लिखा रहेगा कि आदर्श बैच। आदर्श बैच, उसके बाद जियोग्राफी, भूगोल मतलब भूगोल। उसके बाद जिस टॉपिक को वीडियो चाहिए उस टॉपिक का प्लेलिस्ट खोलिए। प्लेलिस्ट खोलने का मतलब हुआ ना कि वहाँ पर जो लिंक रहेगा ना, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो प्लेलिस्ट पर चले जाएंगे। आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे ना, तो वहाँ पर उसको क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ पर सभी तरह का वीडियो आ जाएगा, जिस जिस तरह का आपको वीडियो चाहिए। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पहला पार्ट ये तो कर लिए हैं, दूसरा पार्ट करने वाले हैं। पहला पार्ट में 33 क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पर 34 नंबर से करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार किसका अयस्क है, तो यही बताना है। तो पहला है तांबा का, दूसरा है पारा का, तीसरा है सल्फर का, चौथा है सिलिकॉन का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सीने बार किसका अयस्क है? तो पारा का। पारा का सूत्र क्या होता है? पारा का सूत्र होता है Hg। चलिए सभी का सूत्र जान लेते हैं। सूत्र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2-3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। जैसे कि 1 नंबर का आपका शिफ्ट में आ गया, दूसरे नंबर का जैसे कि दूसरा शिफ्ट में आ गया, तो 2 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही है। तांबा का सूत्र क्या होता है? तो Cu होता है। Cu मतलब यानी कि कॉपर। पारा का सूत्र क्या होता है? तो पारा का सूत्र होता है Hg। और दोस्तों पारा का सूत्र तो P होना चाहिए, यहाँ पर Hg क्यों है? क्योंकि ये Hg जो है ना, लैटिन नाम है। लैटिन नाम यानी कि हाइड्रागिरम, इसका लैटिन में कहते हैं। सल्फर का सूत्र क्या है? तो सल्फर का 16 है। उसके बाद सिलिकॉन का सूत्र क्या है? तो सिलिकॉन का सूत्र है Si। इनका सूत्र भी याद कर लीजिए। सूत्र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे दोस्तों देखिए, मैं इसका केवल बताता कि सीने बार किसका अयस्क है, उसके बाद पारा बताता है, उसके बाद आगे बढ़ जाता है ना, तो इस तरह से आपका तो जल्दी हो जाता है वीडियो खत्म। लेकिन यहाँ पर जो आप सीख रहे हैं ना, यहाँ पर कितना क्वेश्चन कर लिए? 4 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए। और यहाँ पर बताए हैं कि पारा का दूसरा नाम क्या है? तो पारा का दूसरा नाम है मरकरी। ये 5 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन। उसके बाद क्या बताए हैं? तो पारा का सूत्र बताए हैं। तो पारा का सूत्र तो यहाँ पर हो गया, इसमें ऐड हो गया है। 5 क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन से किए हैं। उसके बाद पारा का लैटिन नाम बताए हैं, तो ये एक हो गया, 6 क्वेश्चन। उसके बाद कॉपर, उसका पारा का लैटिन नाम हो गया, सल्फर का सॉरी हाँ, तो इतना ही बताए थे। जैसे कि 6 क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन से आप लोग कितना क्वेश्चन कर लिए? 6 क्वेश्चन कर लिए। तो बताइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन से आप 6 क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा वीडियो लंबा होगा ही। और जब वीडियो लंबा होगा, इस तरह का यूट्यूब पर वीडियो कोई भी नहीं है। मैं भी यूट्यूब पर वीडियो प्ले करके देखा हूँ, कोई भी वीडियो इतना डिटेल में नहीं बताते हैं। जैसे कि वो बताएंगे इस तरह से, जैसे देखिए, सीने बार किसका अयस्क है, यहाँ पर डिलीट कर दे रहा हूँ मैं इसको। सीने बार किसका अयस्क है, उसको बताएंगे पारा। आगे बढ़ जाएंगे, नीचे करके आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह से पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, मैं देखा हूँ इस यूट्यूब पर वीडियो। तो इस तरह से अगर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप यहाँ पर क्या पढ़ने आएंगे? जैसे कि आप लोग बुक में नहीं पढ़ सकते हैं। बुक में पढ़ेंगे कि पारा का अयस्क क्या होता है, वो साइड में आंसर रहेगा ही, तो कोई समझाने वाला नहीं है, तो आप लोग बुक में पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या पढ़ने की जरूरत है? तो इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा से डिटेल में बताता हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और मोबाइल नंबर भी दिया हूँ कि जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा ना, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट के पहले वाले पार्ट में मोबाइल नंबर दिया हूँ अपना, वीडियो के लास्ट में, तो आप लोग देख लीजिएगा जाकर के। 35 नंबर क्वेश्चन है। तो 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, भोजन रखने वाले कनस्तर पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब मस्त क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आएगा तो मतलब कि अधिक स्टूडेंट नहीं बना पाएंगे। जो दिमाग लगाएगा ना, कोई पढ़ा भी नहीं होगा ना, दिमाग लगाएगा तो आराम से बना लेगा। जैसे देखिए, चालक और कुचालक पढ़े ही होंगे, मतलब क्रियाशीलता और अक्रियाशीलता ये भी पढ़े होंगे। चालक का मतलब होता है कि जो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन चला जाता है। और अचालक मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है। क्रियाशील मतलब होता है कि जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान इलेक्ट्रॉन चल जाए, मतलब चालक और क्रियाशीलता एक जैसी होती है। तो चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। भोजन रखने वाले कण स्तर पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों देखिए, चालक जिसका अधिक रहेगा ना, उसका नहीं चढ़ाया जाएगा। क्यों नहीं चढ़ाया जाएगा? कि जिसका चालकता अधिक होगी, यानी क्रियाशीलता जिसका अधिक होगी, तो कण स्तर जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, तो उसको उतारने में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए वहाँ पर वैसी परत चढ़ाई जाती है ना, मतलब कि जो जिसकी चालकता यानी क्रियाशीलता कम हो। तो यहाँ पर क्या सही उत्तर हो जाएगा कि क्योंकि जिंक को नहीं चढ़ाया जाता है। तो जिंक की क्रियाशीलता अधिक होने के कारण ही इसको नहीं चढ़ाया जाता है। तो इसका क्या है, बोला गया है टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। ये तो गलत हो गया। जिंक का द्रव्यमान टीन के द्रव्यमान से द्रव्यमान भी नहीं रहेगा।
जिंक की क्रियाशीलता टीन से अधिक होती है, बहुत सही। जिंक की क्रियाशीलता जब अधिक होगी तो जल्दी गर्म हो जाएगा, तो जल्दी गर्म होगा तो हम इसको क्यों चढ़ाएंगे? जो कम मतलब धीरे-धीरे गर्म होगा, बहुत समय के बाद गर्म होगा तो उसको हम चढ़ाएंगे, इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा कि जल्दी गर्म नहीं होगा। जल्दी गर्म नहीं होगा तो कोई भी सामान जो बना रहे हैं तो बन जाएगा, तो उसको उतारने में प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था समझने वाले के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सी विधि लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाने के लिए उपयुक्त है? तो लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से कौन सी बचाता है? तो जिंक की परत चढ़ाकर। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण। और इसका जिंक का सूत्र क्या होता है? तो जेडन होता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जितना भी क्वेश्चन बन सकता है ना उतना मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 38 नंबर क्वेश्चन है। तो 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है? तो निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है? तो पहला ऑप्शन है लोहा। लोहा तो करता है, लोहा तो जल से अभिक्रिया करता है, तभी तो नमी से अभिक्रिया कर, जैसे हम लोग पढ़े नहीं है कि लोहा को नमी से दूर रखना चाहिए, तभी ये मतलब सुरक्षित रहेगा, जंग नहीं लग पाएगा। चलिए एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम भी जंग लोहा से जल से अभिक्रिया करता है, बट बहुत कम करता है, लेकिन करता तो है ना। और सी में दिया गया है चांदी। तो चांदी 9 के बराबर करता है, मतलब थोड़ा सा करता है, लेकिन उसको 9 के बराबर काउंटिंग किया जाता है। तो चांदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला ऑक्साइड बनाती है, तो यह ऑक्साइड जल में विलेय है। यह निम्नलिखित में कौन सा तत्व है? तो यह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है कैल्शियम। तो कैल्शियम ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला ऑक्साइड बनाती है, यह ऑक्साइड जल में विलीय है। तो यह निम्नलिखित में से कौन सा है तत्व है? तो यह कैल्शियम है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? बहुत मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? तो पारा है। और धातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो अधातु पूछेगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। तो चलिए यहाँ पर धातु पूछा है तो इसीलिए पारा सही उत्तर हो जाएगा। तो पारा ऑप्शन ए में दिया गया है। पारा का सूत्र क्या होता है? Hg होता है। पारा को इंग्लिश में कहते हैं तो Hg को, Hg तो लैटिन नाम है, तो लैटिन नाम में हाइड्रागिरम कहते हैं। और पारा का इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। तो मरकरी भी अगर दिया रहता तो वो भी सही उत्तर हो जाता है। कैल्शियम, तो कैल्शियम का सूत्र क्या होता है? तो Ca होता है। लिथियम का सूत्र क्या होता है? तो Li होता है। और सोडियम का सूत्र क्या होता है? तो Na होता है। तो इन सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा और याद भी कर लीजिएगा, हो सकता है। तो मतलब कि वीडियो को पॉज करिए और याद कीजिए, अगर याद होगा तो आप लोग रिवीजन कर लीजिए, आगे बढ़िए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एल्यूमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एल्यूमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एनोडीकरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो एनोडीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मतलब कि मुक्त अवस्था का मतलब हो गया ना कि जो अवक्रिया ना करे, पर्यावरण से अवक्रिया ना करे तो उसे मुक्त अवस्था में धातु मान लिया जाता है। तो इसका कौन सी है? तो ये पहला है तांबा। तांबा है, लोहा है, सोना है, पारा है। तो इसमें देखा जाता है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो सबसे कम अभिक्रिया कौन करता है? तो सोना करता है। तो सोना का सूत्र क्या होता है? तो Au होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तांबा का क्या होता है? चलिए सभी का सूत्र लिख दे रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा सी। और इसका तांबा का सूत्र क्या हो जाएगा? तो Cu हो जाएगा। कॉपर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। लोहा का सूत्र क्या हो जाएगा? तो Fe हो जाएगा। Fe को क्या बोलते हैं? फेरम बोलते हैं या फेरस बोलते हैं। चलिए सोना का क्या हो जाएगा? तो सोना का हो जाएगा Au। ये लैटिन नाम है तो ऑरम हो जाएगा। पारा का क्या हो जाएगा? तो पारा का हो जाएगा, पारा का Hg हो जाएगा। Hg ये भी लैटिन नाम है तो हाइड्रागिरम इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर हम लोग कर लिए हैं डिटेल में। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो सबसे अधिक सक्रिय मतलब सबसे जल्दी पर्यावरण से क्रिया कौन सी कर लेती हैं? और सक्रिय का मतलब हुआ कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? तो ये सबसे ज़्यादा अभिक्रिया कौन करता है? तो पोटेशियम दिया गया है पहला में, दूसरा में सोडियम, तीसरा में लोहा, चौथा में तांबा। इसका पोटेशियम सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो 44 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यहाँ पर स्लाइड एक बार में नहीं आ पाएगा, इसको देखिए नीचे लिखने में कारण कट गया है। तो नीचे यहाँ पर पहले ही लिखा रहता है और उसके बाद यहाँ पर पढ़ाया जाता है ना, तो ऊपर भी और नीचे भी लिख करके आता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो चलिए दो बार पढ़ते हैं, ऊपर नीचे हम कर देंगे। तो चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि संक्षारण की क्रिया निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति से घटित होती है? तो वायु प्लस H2, इसमें जल नहीं है तो ये नहीं हो सकता। वायु प्लस N मतलब कि वायु और नाइट्रोजन, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि जल जरूरी है संक्षारण के लिए। तो जल कहाँ है? तो जल है ऑप्शन सी में। तो जलवाष्प, वायु प्लस जलवाष्प, तो यही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है वह क्या है? तो ये तो हम लोग पहले पार्ट में भी क्वेश्चन कर लिए हैं कि पहले पार्ट में पढ़े कि अम्ल राज्य में जो घुलता है वो सोना है। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सी में दिया गया है सोना।
46 नंबर क्वेश्चन है। तो 46 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। तो निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है तांबा। तो इसको आपसे एक बार और पढ़ना होगा, समझ में नहीं आ रहा था। निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो तांबा हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया गया है। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी मतलब क्वेश्चन होगा ना, सभी को मैं डिटेल में थोड़ी बता सकता हूँ। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन होगा उसको कंसेप्ट भी पढ़ना होगा। जैसे जो संभव, जितना संभव है ना उतना मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। आप लोग यहीं पर मतलब जितना बता रहा हूँ उतना से ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आप अच्छी नंबर से पास करेंगे। जैसे कि नॉर्मल नंबर पास नहीं करेंगे, मतलब कि टॉपर भी आ सकते हैं अगर अच्छी तरह से पढ़ाई कर लिए तो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर बोला गया है कि लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं स्टेनलेस स्टील। तो इसको ऑप्शन डी में दिया गया है स्टेनलेस स्टील। तो उसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं, लोहा, निकेल और क्रोमियम को। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सोल्डर है। तो सोल्डर किसका मिश्र धातु है, तो यही बताना है। तो पीबी यानी कि लेड और स्टेनलेस का है। तो लोड लेड, यहाँ पर पीबी और एसन का ये मिश्र धातु है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे 49 नंबर में बोला गया है कि एक मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु कौन सा है। तो यहाँ पर पिताजी, पीतल का, तो पीतल का कोई मिश्र धातु नहीं ना है। तो यहाँ पर पूछा नहीं है किसका मिश्र धातु है, मतलब कोई भी ऐसा चूज करो जो मिश्र धातु बन जाए। तांबा और जिंक, तांबा और जिंक मिश्र धातु बन रहा है पीतल का। यहाँ पर हम पीतल का मिश्र धातु के लिए ट्रिक याद करवाए थे, पिताजी। इसको ध्यान से देखिए, पिताजी। पी से क्या हो जाएगा, पीतल यानी कि जो बन रहा है, और ता से हो जाएगा तांबा, जी से हो जाएगा जिंक। तांबा को क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं, कॉपर इंग्लिश नाम है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और याद करने का भी सही तरीका है। तो आप लोग यहाँ पर से 3-4 क्वेश्चन कर लिया आराम से। 50 नंबर क्वेश्चन है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो इसका पहला ऑप्शन है Na, दूसरा है Ca, तीसरा है Na का मतलब होता है सोडियम, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम, और Fe का मतलब होता है फेरस यानी कि लोहा। तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो यह Fe यानी कि लोहा का अयस्क है। 51 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो 51 नंबर में क्या बोला गया है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है लोहे का, दूसरा है टंगस्टन का, तीसरा है तांबे का। तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना रहता है, तो वो बना रहता है टंगस्टन का। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 52 नंबर। तो 52 नंबर में दिया गया है कि कौन सी धातु, नहीं सॉरी, धातु को पूछा गया तो पारा हो जाएगा। अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो अधातु पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान देखिएगा। अगर जो हम इसको धातु पर के आगे बढ़ जाते तो हम पारा पर तो क्लिक कर देते, जब पारा पर क्लिक करते तो हमारा तो गलत हो जाता है। इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देख करके तब आगे बढ़िएगा। तो कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो अधातु के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पर देखिएगा अधातु हो जाता है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 52 के ए सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा है उदासीन, तीसरा है क्षारकीय। तो अधिकतम धातुओं का ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो क्षारकीय होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नांकित में कौन निष्क्रिय गैस है। तो निष्क्रिय गैस इनमें से कौन सा है। तो हम लोग आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। जो वर्ग 18 के होते हैं ना वही निष्क्रिय होते हैं। तो H2 तो नहीं होगा, हीलियम भी नहीं होगा, सॉरी हाँ हीलियम हो जाएगा, ये वर्ग 18 में आता है, यानी कि हीलियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हीलियम दूसरा का नंबर परमाणु संख्या पर आता है। जैसे कोई पूछेगा कि हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ये होता है 2। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो ये वाला हम पहले पाठ में बता दिए हैं। केरोसिन को रखते हैं। केरोसिन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 22-23 के आसपास में होता है। जैसे कि दुगुना कर देते हैं, कभी कभी दुगुना से 1 ज़्यादा या 2 ज़्यादा लिखता है, या याद करना पड़ता है। तो उसको आप आस पास में देख कर करीब वाला मार दीजिएगा ऑप्शन दुगुना करके। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 56 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वायु का प्रभाव किस पर नहीं पड़ेगा, सोना पर। तो इसीलिए सोना तो महंगा है। और जो एल्यूमिनियम या लोहा अगर चाहिए उसका उस पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता तो लोहा भी महंगा रहता है। क्योंकि जब जैसे कि देखो सोना चमकदार भी होता है और उस पर मतलब वायु का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो इस 2 प्रॉफिट हो गया। एक तो चमकदार है तो चमकते रहेगा हमेशा, वायु का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये हमेशा के लिए चमकते रह जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसीलिए इसका गहना बनाया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा
इसमें तन्यता भी होता है, जैसे कि इसको कितना भी पतला करेंगे ना तो ये टूटेगा नहीं। अगर जब चांदी को नहीं टूटेगा, अगर जो लोहा को ज़्यादा पतला करेंगे तो टूट जाता है, आप लोग जानते ही हैं। अगर एल्यूमिनियम को ज़्यादा पतला करेंगे तो वो टूट जाता है आराम से। तो ये भी नहीं होगा, तो ये इसीलिए इसका सोना सही उत्तर हो जाएगा। इस पर वायु का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 57 नंबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है, तो इसका पहला ऑप्शन है LiCl। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद चूज करेंगे कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। BaSO4, तीसरा है Na3PO4, चौथा है NaCl। तो हमको तो इसमें बेस्ट लग रहा है NaCl। क्यों बेस्ट लग रहा है, क्योंकि समुद्र से ही NaCl का मतलब होता है नमक। तो नमक का सूत्र है NaCl। तो नमक कहाँ से निकाला जाता है, समुद्र से निकाला जाता है। तो इसका NaCl सही उत्तर हो जाएगा। समुद्री लवण कौन है, तो NaCl है। 58 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। तो ये तो बहुत ही बहुत बार इसको क्वेश्चन को पढ़ लिया हम लोग, 3-4 बार पढ़ लिए हैं कि उसके धातु के विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। तो लोहा द्वारा किसका होता है, तो तांबा का होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लौह स्तंभ का भार है। तो लौह स्तंभ जो है उसका भार कितना है, तो पहला ऑप्शन है 5 टन, दूसरा है 6 टन, नहीं 2 टन दिया गया है। 6 टन तो ऐसा आंसर हो गया। चलिए पहले ही आंसर हम बता दिए हैं। जैसे कि हम सोच रहे थे कि लौह स्तंभ का भार कितना होता है, तो हम सोच रहे थे कि 6 टन होगा। उसके बाद बोल भी रहे थे कि 2 टन, 10 टन, 6 टन। तो ऑप्शन भी सोच भी लिए थे आंसर, और उसी समय बोल रहे थे, तो इसीलिए मुंह में से निकल गया 6 टन। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, लौह स्तंभ का भार कितना होता है, तो 6 टन। 1 टन में कितना क्विंटल होता है, तो 1 क्विंटल में कितना, सॉरी 1 टन में कितना क्विंटल होता है, तो 1 टन में होता है 10 क्विंटल। 10 क्विंटल 1 टन, 1 क्विंटल में होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ये इसका चांस बहुत कम है कि ये पूछेगा। लेकिन ये वाला पूछ सकता है कि लौह स्तंभ का भार कितना है, तो 6 टन होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है। तो 60 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक इनमें से कौन सा है, तो यही बताना है। तीसरे पहला ऑप्शन दिया गया है सल्फर, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है आयोडीन, चौथा है ग्रेफाइट। तो दोस्तों इसमें सभी जो दिया गया है ना, सभी अधातु हैं। लेकिन अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट जो है ना, ये विद्युत का सुचालक होता है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल जानते हैं कि कोई भी अधातु दिया रहेगा तो वो विद्युत का सुचालक नहीं होगा, कुचालक ही होगा। सुचालक मतलब है कि वो अपने से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करेगा, यानी कि एक ओर से बल्ब जोड़ देंगे और दूसरी ओर जलाएंगे तो जल जाएगा। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है या क्रियाशीलता है। अगर जो धातु रहेगा तो उसमें क्रियाशीलता नहीं रहेगा। तो अगर यहाँ पर सभी अधातु दिया गया है, तो कोई भी सोचेगा कि सभी अधातु हैं तो उसमें तो क्रियाशीलता है ही नहीं। तो अगर इनमें से कोई नहीं रहेगा तो वो लगा देगा आराम से, इनमें से कोई नहीं। लेकिन ग्रेफाइट के बारे में जो पढ़ा होगा वो लगाएगा ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट जो है ना, उसमें अगर जो नोकी को छील देंगे दोनों तरफ से, उसमें इलेक्ट्रॉन पास करेंगे ना, यानी कि तार को पास करेंगे, तो आराम से करंट जाएगा और बल्ब भी जलेगा। तो इसीलिए ग्रेफाइट इसको सही उत्तर हो जाएगा। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है, तो इसका ऑप्शन डी ग्रेफाइट सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 60 हो गया 61 नंबर। तो 61 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसे स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। तो निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसे स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। जब खोने की बात आ जाएगी ना, जब खो करके प्राप्त करता है तो वो धातु होगा, पक्का एकदम 100% गारंटी है कि जैसे कि जब खो करके खोता है तो जो कौन खोता है, जो जिसके पास बहुत कम होता है, 4 है ना, तो ये 4 से कम रहेगा ना, तो ये स्थायी होने के लिए, जैसे कि दोस्तों देखिए एक लड़का गया था इसीलिए डिस्टर्ब हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 4 से अगर जो कम रहेगा ना, तो वो क्या करेगा, तो वो 4 से जब कम रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, संयोजकता है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खो देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। जब त्यागेगा तो धातु होता है। और जब 5, 6, 7 होता है ना, संयोजकता कैसे निकालते हैं, तो ये तो 12th में पढ़ना है डिटेल में, लेकिन हम बता देंगे। अगर जब आपको पूछना है कि संयोजकता कैसे निकाला जाता है, तो आप लोग कॉल करके बोलिएगा, या आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा संयोजकता निकालना सिखा दीजिए, मैं सिखा दूंगा आराम से। कोई बड़ी बात नहीं है, एक वीडियो में सीख लेंगे आप आराम से संयोजकता निकालना। अब वैसे तो आप लोग 12th में केमिस्ट्री लेंगे ना, तो वहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ना है 12th में। चलिए अभी हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, तो ये पढ़ रहे थे कि 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसे स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। तो कौन करता है, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन खोलता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन खोता है तो कौन खोता है, तो ये सी खोता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर जो आप ये जानते होंगे ना कि सी का संयोजकता कितना होता है, तो 2 होता है। सी का संयोजकता 2 होता है। तो संयोजकता बोला है कि 2 इलेक्ट्रॉन खोकर, तो 2 खो रहा है और 2 संयोजकता होता है। तो ये तो आसानी से बन गया। तो चलिए यहाँ पर 2 खो रहा है, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 61 हो गया 62 नंबर। तो 62 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया है धातु। तो धातु पर ध्यान दीजिए, अगर धातु पर ध्यान नहीं देगा ना तो बहुत ज़्यादा गलती हो जाएगा। तो ये धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो धातु का गुण है कि वो मतलब कि बहुत ज़्यादा कठोर होता है, लेकिन एक ये अपवाद है जो बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं, और इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है। सोडियम के परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, तो
11 हो जाएगा। सोडियम का सूत्र सूत्र क्या हो जाएगा, तो Na हो जाएगा। और लैटिनम क्या हो जाएगा, तो लैटिनम हो जाएगा इसका नाइट्रियम। तो इस तरह का मतलब कि कितना क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन कर लिए एक क्वेश्चन से। तो इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग करते रहेंगे ना, तो आपका बोर्ड में अच्छा नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है, किसी का दम नहीं है कि वो रोक ले। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, तो सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है, तो उसको क्लिक करना है। तो सबसे अच्छा चालक होता है चांदी को माना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 63 हो गया। 64 नंबर। तो चलिए दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन है, एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, तो कुचालक कौन सा होता है, सोना चालक है, चांदी चालक है, लेड लेड जो होता है इसके बारे में विचार करेंगे, प्लेटिनम प्लेटिनम चालक है। तो लेड जो होता है ना ये कुचालक होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो 65 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, तो हथेली पर कौन सी धातु पिघलने लगती है, तो ये बहुत मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको याद कर लीजिएगा कि हथेली पर धातु कौन सी पिघलती है, तो सीजियम पिघलती है। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, शायद यह वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 66 नंबर। सर्वाधिक तन्य हो धातु है, तो सर्वाधिक तन्य मतलब जिसको अधिक से अधिक पतला किया जा सकते हैं, मतलब उसको पीट कर या लंबा करके, किसको अधिक से अधिक पतला किया जा सकता है, तो तांबा को सोना को किया जा सकता है। तो सोना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है। सोना को जितना पीटेंगे उतना पतला होता जाएगा, वो टूटेगा नहीं। अगर जो इसमें से और दूसरा है चांदी भी अत्यधिक तन्यता है, लेकिन सबसे अधिक पूछेगा तो यहाँ पर विचार करना है कि सबसे अधिक किसका है, तो सोना का। अब जैसे कि यहाँ पर सोना नहीं दिया रहेगा, सोना की जगह पर लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं, और आप जानते हैं कि सोना याद कर लिए, तो अब कुछ खोजेंगे कि सोना कहाँ है, सोना कहाँ है, 3 में से कोई नहीं क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि हाँ सोना के बाद कौन आता है, तो सोना के बाद चांदी आता है तन्यता में, तो सोना के बाद चांदी को क्लिक कर देंगे आसानी से। चलिए ये तो हो गया। और सोना का सूत्र क्या होता है, सोना का सूत्र होता है AU मतलब ऑरम। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ लिए हैं 66 तक क्वेश्चन धातु और अधातु से, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। जैसे कि जितना क्वेश्चन मिलेगा उतना ही आएगा, जैसे 10-20 क्वेश्चन 5 मिल जाए, लेकिन आएगा इसका नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन बच गया है, तो उसको टाइपिंग करेंगे तो उसमें 2-4 क्वेश्चन कैसे लाएंगे हम, तो इसीलिए उसके लिए और 2-4 क्वेश्चन और रिसर्च करना पड़ेगा। तो इधर उधर से खोजेंगे 2-4 क्वेश्चन और मिल जाएगा, तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का लाएंगे, उसको भी देखना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।